नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया वीडियो सोल्यूशन लेकर आए हैं। आओ चर्चा करते हैं। भारत का कौन सा राज्य लोक नृत्य तेरे ताली से जुड़ा हुआ है? तेरे ताली बहुत फेमस नृत्य है नॉर्थ इंडिया के अंदर और बहुत ज्यादा फेमस है। चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तेरे ताली, ठीक है ना। तेरे ताली जो नृत्य है एक्चुअली में दो स्टेट में किया जाता है इनकी, बट शुरुआत होती है राजस्थान से। शुरुआत कहाँ पे होती है इसकी? राजस्थान से होती है। शुरुआत होती है इसकी राजस्थान से। राजस्थान में भी आपने सुना होगा रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी ने इसकी शुरुआत की थी और रामदेव जी एक ट्राइब से आते हैं जिसका नाम है कामंड ट्राइब। कौन सी ट्राइब है? कामंड ट्राइब। ये बात आप ध्यान रखना, कामंड ट्राइब से इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत किससे होती है इसकी? कामंड ट्राइब से शुरुआत होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। ठीक है, कहाँ पर? तेरा ताली की बात। हम बात किसकी कर रहे हैं? तेरा ताली की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपका हमारा जो आंसर हो जाएगा तेरा ताली हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? हमें याद रखना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ लोक नृत्य तेरा ताली किया जाता है, और तेरा ताली किया जाता है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में रामदेव जी के नाम से ये प्रारंभ हुआ था। रामदेव जी कौन सी ट्राइब से आते थे, या आप इसे संप्रदाय कह सकते हो, तो कामंड से आते थे। कामंड ट्राइब ही इस नृत्य की शुरुआत करती है, यानी कि तेरा ताली की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गुजरात में एक बहुत फेमस नृत्य है और राजस्थान में एक है भवई। राजस्थान का कौन सा फेमस है? भवई। और इसी को बोलते हैं भवाई। इसी को क्या बोलते हैं? भवाई बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी सी? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना बच्चों, सारे के सारे। तो ये याद अपने को यहाँ से याद रखना है भवाई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का एक है लूर और पंचकुला। हरियाणा के जो नृत्य फेमस हैं वो कौन से हैं? एक तो है बच्चों लूर और एक है पंचकुला। ठीक, पंचकुला एक जगह भी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। पंजाब का डांडिया, डांडिया तो गुजरात का है। पंजाब का क्या करेंगे? वैसाखी पे किया जाता है। भंगड़ा किया जाता है। कौन सा किया जाता है? भंगड़ा किया जाता है। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान में रखनी है। पंचकुला, ठीक है। ये बात आप लोग। खोइया बहुत फेमस है। एक फाग हरियाणा का बहुत फेमस है। हरियाणा के और कौन सा है? एक है फाग। एक कौन सा फेमस है बच्चों? फाग। एक है खोइया। शादी के समय पर किया जाता है खोइया और फाग, दोनों के दोनों फेमस हैं। और फाग जो किया जाता है हरियाणा में होली के समय पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के समय पर यह नृत्य किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, होली के समय पर यह नृत्य किया जाता है। तो हमारा आंसर पूछा गया तेरा ताली, तो तेरा ताली है राजस्थान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देशों द्वारा प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन बुरी तरह से प्रभावित करेगा जो निम्नलिखित में से है, ठीक है। देशों प्रतिस्पर्धी, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होते हैं वहां पर डिवैल्यूएशन हो रहा है, बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। तो डिवैल्यूएशन प्रभावित कौन करता है? ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन बाय द कंट्रीज वुड बैडली इफेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग। तो वो होते हैं निर्यातक, यानी कि एक्सपोर्टर्स। किनके द्वारा? एक्सपोर्टर्स के द्वारा किया जाता है। एक्सपोर्टर्स के द्वारा किया जाता है। अब माइंड में ये आता है कि सर एक्सपोर्टर्स क्या होते हैं? जैसे एक्सपोर्टर्स होते हैं और एक होते हैं इंपोर्ट। पहले एक्सपोर्ट से पहले एक वर्ड आता है एक्सपोर्ट, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब समझना, हिंदी में बोलते हैं इसको निर्यात। एक्सपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? निर्यात बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कोई माल बेच रहे हैं। हम क्या बेच रहे हैं? कोई माल बेच रहे हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, निर्यात, ठीक है। माल बेचने वाले को क्या बोलेंगे? निर्यात। जैसे हमारा देश भारत अमेरिका को माल बेच रहा है, ठीक है ना। इंडिया किसको सेल कर रहा है? यूएसए को कर रहा है। बात समझ में आई? और एक्सपोर्टर क्या होते हैं? वो इंपोर्ट क्या करते हैं? इंपोर्ट का पहले, इससे पहले क्लियर करो। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया किसी दूसरे देश से माल परचेज कर रहा है, तो इंडिया परचेज कर रहा है, और यहां कौन परचेज कर रहा है बच्चों? यूएसए परचेज कर रहा है, ठीक है। तो अवमूल्यन बुरी तरीके से प्रभावित करेगा, तो वो होते हैं एक्सपोर्टर्स। कौन प्रभावित करते हैं? एक्सपोर्टर्स करते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अब ये क्लियर हो गया? क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्यात प्रोत्साहन योजना DEPB का सही पूर्ण रूप है? ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन योजना। निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए
निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित से मतलब क्या है, मतलब बढ़ाने के लिए, सिंपल सी बात क्या है, बढ़ाना है। ये बढ़ाना है, ठीक है ना। अब इस बढ़ाना है इस चीज को, या इंक्रीज करना है, अपन ऐसे कह सकते हैं इसको, इंक्रीज करना है या प्रमोट करना है, अदर नाम क्या हो सकता है इसका, प्रमोट करना है। तो ये बात हमें यहां से ध्यान रखनी है। अब प्रमोट करना है चीजों के लिए, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है DEPV की। DEPV की होती है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहां से, डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन डी को संग्रहित करता है, कौन सा हिस्सा लिखना था यहाँ पे, कौन सा शरीर का जो हिस्सा होता है या अंग होता है जो विटामिन ए को, विटामिन डी को और विटामिन 12 को, B12 को संग्रहित करने का काम करता है। तो वो करता है लीवर। कौन करता है, लीवर इन सभी विटामिन को संग्रहित करने का काम बच्चों करता है। वॉइस क्लियर है ना, ठीक है, वो संग्रहित करने का काम करता है, ठीक है ना। ना तो अग्नाशय में या पैनक्रियाज में ये सारी चीजें होती हैं, ना मस्तिष्क में होती है, ना लाल रक्त कणिकाओं में होती हैं। तो ये जो क्रिया होती है विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी और B12, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। तो ये चीजें कहां पे होती हैं बच्चों, ये बात अपने को यहां से याद रखना है। तो याद में ये रखना है कि ये क्या होता है बच्चों, विटामिन B12 संग्रहित करता है, तो इन सभी को संग्रहित करता है लीवर। संग्रहित कौन करता है बच्चों, तो ये बात आप लोग यहां से ध्यान में याद रखिएगा। आंसर इज बी। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई कौन कौन सी चीजें संग्रहित हो रही हैं, कौन कौन सी नहीं हो रही हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। आओ, रेड वाइन का लाल रंग मुख्यतः किस कारण से होता है, ठीक है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि रेड वाइन का लाल मुख्य रूप से होता है। देखो, रेड वाइन यानी कि लाल शराब, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो कलर होता है वो किस कारण से होता है। तो वो किस कारण होता है, वाइन में रसायन के कारण होता है, केमिकल इन वाइन होता है, या पिगमेंट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, पिगमेंट्स के कारण होता है, या मिश्रित रंग के कारण होता है, एजिंग के कारण होता है। ये होता है रंग द्रव्य यानी पिगमेंट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, पिगमेंट्स के कारण ये होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, पिगमेंट के कारण। रंग का एक द्रव्य होता है, उसके कारण ये क्रिया होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो और सुत्कागेडोर, ठीक है। अब सुनो एक एक करके इसके बारे में। सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु वैली, ये पहली बात है। अपन को नाम इसकी सिंधु नदी, इंडस, सिंधु की जगह इंडस वैली कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो इसका नाम सिंधु रिवर के नाम पे पड़ा है, रिवर के नाम पे इसका नाम किया गया है, रिवर के नेम पर। किस चीज में नाम पड़ा है इसका, रिवर के नेम से। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, इसका जो नेम पड़ा है किस रिवर के पड़ा है, सिंधु रिवर के कारण इस सभ्यता का नाम पड़ा है। ये जो सभ्यता है नगरीय सभ्यता है, ठीक है ना। कैसी सभ्यता है ये, नगरीय, यानी कि अर्बन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है बच्चों, ये अर्बन सिविलाइजेशन है। ये ध्यान रखना, भारत की सबसे ओल्डेस्ट एनिशिएंट है, इंडिया की क्या है, एकदम एनिशिएंट है ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और इसमें पाकिस्तान के लरकाना जो जिले में है वो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो के नाम से ये जाना जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा बच्चों। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक ठोस है। हमसे पूछा जा रहा है कि आयनिक ठोस कौन सा है इसमें, ठीक है। तो आयनिक ठोस के बारे में बात करते हैं। डायमंड नहीं, ये डायमंड ठोस नहीं है, तो वो ठोस तो होता है सर्वाधिक है, आयनिक नहीं है, कंप्लीट होता है, परफेक्ट होता है एक तरीके से। ड्राई आइस भी इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है इसकी। एंड टेबल सॉल्ट, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से,
टेबल साल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। टेबल साल्ट जो होता है इन सब में, टेबल साल्ट जो होता है सबसे आयनिक ठोस होता है, सबसे क्या होता है, आयनिक ठोस होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, आयोनिक सॉलिड होता है। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट राजकुमार खुर्रम के नाम से जाना जाता था? ठीक है ना, मुगल सम्राट, मुगल राजकुमार। तो मुगल सम्राट जब आए तो सबसे पहले 2-3 चीजें मैं इनके बारे में बताता हूँ। कुछ पैरामीटर्स अपन डिसाइड करते हैं इनके। बाबर आता है, बाबर 1526 में आता है। बाबर कब आता है बच्चों? 1526 में भारत आया था। ठीक है, तभी एक युद्ध लड़ता है जिसको बोलते हैं पानीपत का फर्स्ट बैटल। किसको हराता है ये? पानीपत का फर्स्ट बैटल। तो पानीपत का फर्स्ट बैटल जो है वो किस किस के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य वो युद्ध होता है। ये बात आप लोगों को यहां से याद रखनी है। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध चलते हैं। बात याद रखना, पानीपत बैटल। ठीक है, बाबर के बारे में हमें ये याद रखना। इसमें जीतता कौन है? इसमें बाबर जीतता है। भारत में आने के बाद बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े बच्चों, चारों के चारों युद्ध में जीते। फटाफट इनके नाम मैं बता दूं। एक 1527 में जीता खानवा का, 1527 खानवा, राणा सांगा को इसमें हराया था। ठीक है ना, 1528 चंदेरी, 1528 चंदेरी, इसमें किसको हराया था? ठीक है, मेदिनी राय को हराया था। 1529, 1529 में कौन सा होता है? घाघरा। और चंदेरी में किसको हराया? अभी मैंने बताया मेदिनी राय को हराया। इसमें किसको हराया? मेदिनी राय को हराया। और घाघरा के युद्ध में किसको हराया? तो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, उसको हराया था। ठीक है, ये कब होता है? 1529 में। ये बात आप लोग यहां से, तो एक तरीके से इसने नींव डाल दी है। बाबर ने क्या डाल दी है बच्चों? नींव डाल दी है। ठीक है ना, अब इसकी संतानें आई, जैसे कि हुमायूं आया। कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद कौन आया बच्चों? इसका बेटा आया भी, अकबर आया। अकबर आया। अकबर के बाद कौन आया? अकबर के बाद आया जहांगीर आया। जहांगीर को किस नाम से बुलाते थे? तो वो सलीम के नाम से बुलाया जाता था। देखो, हुमायूं, अकबर को जलाल बुलाया जाता था, ओरिजिनल नाम इसका जलाल था, तो अकबर जलाल। जहांगीर को सलीम। ठीक है, और शाहजहां आता है, उसको बुलाते हैं खुर्रम। किसको बुलाते हैं? शाहजहां को। तो आप ये चीज याद रखनी है अपने को। शाहजहां, खुर्रम, ये बात अपने को यहां से याद रही। अब देखो शाहजहां है कहां पर? तो शाहजहां अपना ये रहा भैया। ठीक है ना, शाहजहां का बेटा कौन था? औरंग, यानी कि औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। ये बात ध्यान। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर फर्स्ट बनता है राजा। जफर सेकंड बनता है। ये बात अपने को यहां से समझनी है। क्लियर हुआ? बताइए भैया, अब पूरी टाइमलाइन समझ में आ रही है? तो अपना आंसर क्लियर हो गया यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों की रिट जारी करना लिखा हुआ है? भैया रिट के बारे में लिखा हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो पहले बात करते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है ना, हाई कोर्ट। हाई कोर्टों के बारे में बात करते हैं। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय। ठीक है, प्रथम उच्च न्यायालय जो ओपन होता है वो होता है 1862 में। हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ओपन होता है 1862 में। कब होता है? कलकत्ता में होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उसमें रिट जारी करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? अब इसमें रिट जारी करनी है हमें, हाई कोर्ट्स में रिट लगानी है। क्या लगानी है बच्चों? रिट हमें जारी करनी है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा रिट के बारे में भी। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल है 226,
आर्टिकल कौन सा है 226, ये बात ध्यान रखना, ना तो 22 है ना 24 है ना 28 है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। रिट्स लगा देता है आर्टिकल 226 यानी कि 226। क्लियर होगी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, डेड्यूमिन जो एरोप्लेन बनाने में उपयोग किया जाता है वह एक मिश्र धातु होता है। डेड्यूमिन जो होता है वो किसके मिश्रण से बनता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। डेड्यूमिन जो होता है एरोप्लेन जो किसके मिश्र धातु जो होता है वो किसके मिश्रण से बनता है, एलॉय किसका होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एलॉय होता है वो एल्युमिनियम का, किसका होता है बच्चों, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का, ठीक है ना। फिर होता है वो तांबा यानी कॉपर का, कॉपर का। फिर होता है वो मैग्नीज का या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखो, मैग्नीशियम। फिर होता है वो मैग्नीज का। अब ये ऑप्शन देखो कहां पे है, ऑप्शन देख लो किसमें है। पहला तो दो तो ऑटोमेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ठीक है। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का है, ठीक है। आप याद रखोगे, चारों मैंने आपको यहां से बता दिए, क्लियर कर लो यहां से। चलें आगे नेक्स्ट पर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं चीजों को। आइए, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, पूछा जा रहा भैया ये कहाँ स्थित है, ठीक है ना। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। कहाँ पे है ये, न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत की न्यू दिल्ली है क्या एक्चुअली में, ये भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भारत की राजधानी है बच्चों, भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली है, भारत की कैपिटल है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। इससे पहले भारत की कैपिटल क्या थी, तो वो थी कलकत्ता। कलकत्ता थी भैया, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है नई दिल्ली, ये बात ध्यान रखना। चेन्नई कहाँ की राजधानी है, तो हमें थोड़ा याद रखना, कैपिटल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह है तमिलनाडु की, कहाँ की राजधानी है, तमिलनाडु की। मुंबई कहाँ की है, तो यह है महाराष्ट्र की। और चंडीगढ़ जो राजधानी वो एक पंजाब की है। और दूसरा राजधानी किसका है बच्चों, तो पंजाब के अलावा राजधानी है ये हरियाणा की। बात समझ में आई कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया में विभाजित है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप है जो कि विभाजित है, ठीक है ना। किस किस में विभाजित है वो ध्यान रखना। द्वीप, द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आइसलैंड का मतलब, आयरलैंड का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना, सराउंडिंग ऑफ वाटर, ठीक है। कौन, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया में विभाजित है, वो है बोर्नियो द्वीप। कौन सा है, बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चों, कौन सा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्यूराइल द्वीप पर विवाद निम्नलिखित दो देशों में किसके बीच है, ठीक है ना। क्यूराइल द्वीप, आपने इस टेस्ट पेपर में एक बात नोटिस कर रहे हैं आप लोग कि कुछ क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं। सिमिलर जैसे कि हमने पहले डांसेस से देखा, तो डांसेस के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमे हैं। फिर आइलैंड के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूम रहे हैं, ठीक है। डिजीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो अपन को यहाँ से याद रखनी है चीज़ें कि अब जिस एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिफरेंट अब बन चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। क्यूराइल जो द्वीप है ये पूछा जा रहा है वो किस किस के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, तो विवाद का किसका है, वो रूस और जापान का है। विवाद किसका है बच्चों, रूस और जापान का है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, किस किस के मध्य चल रहा है, ठीक है, रूस और जापान के मध्य,
करम पूजा के कर्म नृत्य किया जाता है। यह त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ठीक है, करम पूजा ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में मनाई जाती है करम पूजा। स्टेट अगर आप पूछ ले कर्मा, तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है ना, और ये मनाई जाती है बच्चों अपने शरद ऋतु में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, शरद ऋतु में मनाई जाती है, यानी कि ऑटम्न। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने वाले सल्तनतों का संघ नाम क्या था? तो वो थी दक्कन सल्तनत है। कौन सी थी? दक्कन। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ है विजयनगर साम्राज्य, एक तरफ कौन है? विजयनगर साम्राज्य, जिसको हम बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर। और एक तरफ है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। इसका जो गठन होता है वो होता है 336 में। इसका जो गठन होता है वो होता है 347 में। बात समझ रहे हो? इनका गठन होता है। ठीक है, इसी का हिस्सा होता है भैया ये। इसी से 5 राज्य निकलते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो अहमदनगर होता है, नगर होता है, बीदर, बरार, गोलकुंडा और बीजापुर। इसमें ये बरार पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी चारों करते हैं। इन चारों को बोला जाता है दक्कन सल्तनतें। ये बात ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य के मध्य ये युद्ध होता है जिसमें विजयनगर का पतन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? विजयनगर का पतन होता है। किस युद्ध के बाद? तालीकोटा युद्ध के बाद। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। इनकी रूट्स पर किससे थी? बहमनी सल्तनतों से थी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो आंसर तो हमारा क्या है? दक्कन सल्तनत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना, अपना डी आंसर होगा यहां से। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। चलो, 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? ठीक है, चंदेल शासकों ने 10वीं यानी कि 950 से लेकर 1050 के मध्य निर्माण करवाया। वो है खजुराहो के मंदिर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, किसके मंदिर है? और वहां पर मंदिर है कदरिया महादेव का मंदिर। ये मंदिर कहाँ पे? ये एक्चुअली मंदिरों का समूह है। ये चंदेल शासकों के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का। वहां पर सबसे बड़ा मंदिर, लार्जेस्ट टेम्पल है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। चंदेला डायनेस्टी, खजुराहो कब बनवाया जाता है? तो ये बनवाया जाता है 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। क्लियर है? सूर्य मंदिर मोढेरा, ये उड़ीसा में है, सॉरी मोढेरा में है, ये गुजरात वाला सूर्य मंदिर है। मैं कोणार्क की बात कर रहा था, पर कोणार्क कहाँ पे है? ये अलग मंदिर है। ठीक है, मोढेरा गुजरात में है। ये लिंगराज उड़ीसा में है। बृहदेश्वर ये अभी करेक्ट नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन आया। ऐसे क्वेश्चन की हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है भैया। ऐसे क्वेश्चंस की हमें बहुत ज़्यादा नीड है कि हम प्रैक्टिस करें। नीचे कथन कारण दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेशित किया गया था। 18वीं शताब्दी ब्रिटिश पूंजी संचय को, ठीक है ना, पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेशित किया गया। अब इसका कारण क्या है? पूंजी पर सामंती अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारी उद्योगपतियों का नियंत्रण। बिल्कुल सही बात है भैया, ये बिल्कुल क्या है, एकदम करेक्ट बात कही गई है इसमें कि क्या होता है क्या नहीं होता है वो सुनना पहले तो क्वेश्चन के पीछे। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, देखो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति थे रॉबर्ट क्लाइव,
रॉबर्ट क्लाइव, आप नाम सुना होगा, गवर्नर जनरल रहे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये एक सैनिक की तरह आते हैं, 1743 के अंदर आते हैं, एक सैनिक के तौर पर आते हैं, और बाद में ये रानी एलिजाबेथ के, क्वीन एलिजाबेथ के बाद, यानी कि एलिजाबेथ के बाद सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हो गए थे लॉर्ड क्लाइव। एक एम्प्लॉई, ये कौन है, एम्प्लॉई तो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये एम्प्लॉई है ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन ये इंग्लैंड का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। ये क्या है, रिचेस्ट पर्सन इन इंग्लैंड, रिचेस्ट पर्सन इन इंग्लैंड। तो इसका मतलब भारत से तो पैसा कमाया कि नहीं कमाया, तो यही चीज मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेशित किया था। पूंजी पर सामंती अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों को, उद्योगपतियों को नियंत्रण था। कथन कारण दोनों सत्य हैं, आर्य को स्पष्टीकरण करता है। ये दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। ये अपन यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस गुफाएं हैं। ठीक है, अभी हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी गुफा है। भाई ये देखो, अजंता एलोरा के बारे में हमने बहुत अच्छी से पढ़ा है, अजंता एलोरा के बारे में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में जो गुफाएं कौन सी हैं, एलोरा की गुफाएं, और सबसे प्राचीनतम गुफाओं में। और दूसरी बात, ये अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना, बहुत फेमस है आर्किटेक्चर के लिए, वास्तुकला के, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के लिए ये फेमस है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? भद्र भी स्थित है, दांदेली और नागरहोल, तीनों के तीनों कहाँ है, कर्नाटक में। पेंच कहाँ पे, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, पेंच नेशनल पार्क। क्लियर है, आओ आगे बढ़ते हैं। सुकुम समाई का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों के द्वारा समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है? ठीक है ना, तो ये फेमस कहाँ का बच्चों, नागालैंड का है। ये कहाँ का है फेमस है, नागालैंड का है। ये बात ध्यान रखनी है, कौन सा, सुकुम समाई। तो आप इस पे पहले तो हेडलाइन स्टार बना लीजिए, सुकुम समाई। ठीक है ना, कहां का है, नागालैंड। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। त्रिलोचन पोखरेल का नाम बदलकर रखा गया है पांग्योंग हवाई अड्डा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिलोचन पोखरेल का नाम चेंज किया गया, ये मैंने अभी करंट अफेयर्स की क्लास में भी करवाया था। क्या किया गया है, ठीक है ना, पाकयोंग किया गया है। क्या किया गया, पाकयोंग किया गया। तो ये कहां पे किया गया है, तो ये किया गया सिक्किम के अंदर। नाम चेंज क्या किया गया है, सिक्किम में ये किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। त्रिलोचन पोखरेल, ये बात ध्यान रखना, पाकयोंग। ठीक है ना, ध्यान रखोगे कहां पे किया गया नाम परिवर्तन, ही सिक्किम में ये नाम परिवर्तन किया गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये बात यहां से आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यामाहा म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये भी अपन ने करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा था बच्चों। यामाहा म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है AR रहमान को, भारत के पहले ऑस्कर विजेता है एज ए सिंगर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने गूगल मैप्स पर अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है? तो वो गूगल के साथ की है। किसके साथ की है बच्चों, गूगल के साथ की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई दिल्ली लखपति बिटिया योजना किस योजना का विस्तारित संस्करण? ये लाडली योजना का ये विस्तारित संक्रमण है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का। हुबली में कर्नाटक को हराकर किस टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? हुबली में किसको हराया है? कर्नाटक की टीम को हराया रणजी ट्रॉफी में। और ये किसने जीता है? पहली बार जम्मू एंड कश्मीर ने ये खिताब जीता है। ये खिताब किसने जीता है बच्चों? हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है। ठीक है, तो ये आज की घटनाओं पर हमने चर्चा की, आज के पेपर की चर्चा की। आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और टेलीग्राम पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।